चलिए बहुत अच्छा है, आप लोगों का क्लास चल रहा है गर्मी की इस छुट्टी में। आप सभी विद्यार्थी जितने भी बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं सब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सबको सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन है इस बायोलॉजी के नए क्लास में। और यह जो बायोलॉजी का चैप्टर है, आज 10 क्लास का चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और ये जो 10 क्लास का चैप्टर है नंबर 3, जिसका नाम है परिवहन। क्या नाम है? परिवहन। और चूंकि हम लोग 2 चैप्टर पहले ही समाप्त कर चुके हैं, पोषण भी समाप्त कर लिए हैं, श्वसन भी समाप्त कर लिए हैं, और अब आ गए हैं हम लोग परिवहन में। जब हम लोग परिवहन की चर्चा करते हैं तो परिवहन चैप्टर जैसा कि नाम समझते हैं कि परिवहन का मतलब ही होता है किसी भी पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना, उसी को ना परिवहन कहेंगे। जैसे अगर हम बस से गया पहुंच गए बस के माध्यम से, तो बस क्या हो गया? परिवहन हो गया कि नहीं हो गया? तो जो चीज हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर चला जाएगा उसी को तो कहेंगे परिवहन। बोलिए तो बढ़िया से बोलिए, एकदम आराम से, एकदम मिजाज में रहिए। लगन कल 12 तारीख था, आज 13 तारीख है। आज 12 तारीख है, 11 तारीख को काफी लगन था। जबरदस्त जबरदस्त है ना। सारी कहानियां होंगी, रिलैक्स मूड में पढ़ेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे। बहुत टेंशन लेकर के पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टेंशन लेकर के कहाँ जाना है कि नहीं। इसलिए आराम से पढ़िए, सीधा होकर के बैठिए। लड़कियों है मेरे स्कूल की कॉलेज की लड़कियों, बड़ा बढ़िया से बैठिए, मुस्कुराइए भी, और थोड़ा सा सीरियसली मूड में नहीं, आराम से पढ़ते चलिए। तो परिवहन में अब हम लोग टॉपिक पर सीधे बात करते हैं। और परिवहन का हम आपको बता दें तो सबसे पहले अगर बिहार बोर्ड की किताब को निकालिएगा तो परिवहन में पढ़ने के लिए आपको मिलेगा पादपों में परिवहन, पेड़ पौधों में परिवहन, जिसको हमने बहुत आसानी से आपको समाप्त कर दिया। पादपों में परिवहन में आप सभी लोगों को हमने बता दिया कि भोजन कौन ले जाता है, कौन सा ऊतक ले जाता है, और उसके बाद जल कौन सा ऊतक ले जाता है ना। सारा चीज बहुत क्लियरिटी से आपको पढ़ा दिया है, जिसका वीडियो भी हम अपलोड कर दिए हैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ठीक है ना। आप सभी लोगों का ये है। और अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है जंतुओं में परिवहन के बारे में। हम लोग उस चीज को देखेंगे जंतुओं में परिवहन के बारे में। चैप्टर नंबर 3 शुरू करते हैं। और जब जंतुओं में परिवहन की चर्चा करते हैं तो आप ही सोचिए ना कि हमारे शरीर में कौन ऐसा चीज है जो एकदम दिमाग से लेकर के अंगूठा तक, अंगूठा से लेकर के दिमाग तक दौड़ते रहता है, हाथ पैर सब जगह जाता है। उस चीज का नाम क्या है? उस चीज का नाम क्या है? यानी कि सबसे पहले आज हम लोगों को पढ़ना है कौन सा चीज? ब्लड के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? लाल रंग के होता है ब्लड के, हरा रंग के होता है। सभी कलर का अगर हम लोग बात करें तो ब्लड का कलर रेड कलर का होता है, इसलिए इसको हम लोग रेड कलर से ही लिखते हैं ब्लड, जिसको हिंदी में कहते हैं रक्त, जिसको और अगर बढ़िया से लिखिएगा तो लहू, इसी को कहते हैं रुधिर, इसी को कहते हैं खून। क्या कहते हैं? खून। और यही है हमारा क्या चीज? अंग्रेजी में बोले तो हिंदी में अनेकों नाम, अंग्रेजी में ही नाम ब्लड। ठीक है कि नहीं? ब्लड के बारे में आज अध्ययन करेंगे और इसको खूब बढ़िया से सबसे पहले बेसिक चीज ब्लड के बारे में जान लेंगे। और जैसे ही अगर हम लोग ब्लड के बारे में बेसिक चीजों की जानकारी हो जाएगी, उसके बाद ब्लड बनता कैसे है, ब्लड क्या क्या चीज है, ब्लड में है क्या क्या चीज, उन सारी बातों पर हम लोग बहुत बारीकी से चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका हर चीज आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दें। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम लोग अब शुरू करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले अगर हम लोग ब्लड की पढ़ाई कर रहे हैं, किसकी पढ़ाई कर रहे हैं? ब्लड की। तो ब्लड की जब पढ़ाई करेंगे तो ब्लड के बारे में इसका सबसे पहले अध्ययन के बारे में जानेंगे ना। अगर हम लोग ब्लड के अध्ययन कर रहे हैं तो सबसे पहले इसके अध्ययन को सबसे ध्यान से सीधा बैठिए। अगर बायोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका हम लोग क्या नाम देंगे? ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेरोलॉजी। क्या कहते हैं? सेरोलॉजी। लॉजी माने अध्ययन, सेरोलॉजी। क्या कहेंगे इसको? सेरोलॉजी। या कभी कभी आप देखिएगा कि इसका एक और अध्ययन करने के नाम को कहते हैं हम लोग क्या चीज? जैसे अगर हम लोग हार्ट का अध्ययन कर रहे हैं तो इसको कार्डियोलॉजी कहते हैं ना, कार्डियोलॉजी। अगर हम लोग कोशिका का अध्ययन किए तो उसको क्या कहें? साइटोलॉजी कहें। तो अगर हम लोग ब्लड का अध्ययन कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेरोलॉजी कहेंगे।
या क्या कहेंगे हेमेटोलॉजी। क्या कहेंगे, तो और नाम क्या हो सकता है इसका, हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी क्या कहेंगे, हेमेटोलॉजी। क्लियर हो गया? यस सर। आपसे अगर कोई पूछेगा कि ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं तो सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। यहाँ तक की मैटर को आप लोग कंप्लीट कर लिए। जी सर। आखिर ब्लड है क्या चीज, तो बाबू एक चीज ध्यान से समझिएगा, ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है। ब्लड क्या है, एक प्राकृतिक कोलाइड है, याद रखिएगा। ब्लड क्या है, एक प्राकृतिक कोलाइड। कोलाइड के बारे में आप लोगों को आरिफ सर केमिस्ट्री में पढ़ाए होंगे, कोलाइड के बारे में पढ़ाए होंगे विस्तृत तरीके से। अगर नहीं पढ़ाए होंगे तो अभी हो सकता है कि वो चैप्टर नहीं आए, लेकिन मोटा मोटी तौर पर इतना बात को समझ लीजिए कि आपको समझाने के तरीका में बता दिए कि कोलाइड जस्ट लाइक समझिए कि किसी वस्तु को छान रहे हैं ना, तो छानने के बाद 100% उसमें से हर एक चीज नहीं चला जाए, कुछ उसका अवशेष जो है से छन्ना पत्र पर बचा हुआ रहे, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, कोलाइड। तो यह एक प्राकृतिक कोलाइड। ब्लड प्राकृतिक है ना है, उसके भी छानने पर कुछ ना कुछ चीज रह जाएगा ना ऊपर में, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक कोलाइड। इसलिए इसको क्या कहेंगे, प्राकृतिक कोलाइड। अगर हम इसके उत्तक की चर्चा करें, अगर कोई हमसे पूछ दिया कि कैसा उत्तक कहते, याद कीजिए जिस दिन हम उत्तक पढ़ाए थे तो जंतु, हाँ देखिए बता दी, लड़की बता दी, क्या नाम है आपका, खुशबू कुमारी जो है उसने बताया कि इसको हम लोग संयोजी उत्तक कहेंगे। काहे संयोजी उत्तक कहेंगे, यह चूंकि यह संयोग किए हुए शरीर के हर पार्ट से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, संयोजी उत्तक। ये पढ़ाई का मतलब यही होता है कि एक बच्चा एकदम आसानी से हर चीज को सीख जाए। हमने नहीं कहा, हमने पूछा उत्तक के बारे में और इतना ही सिर्फ कहा कि आपको हमने पहले पढ़ाया था, है कि नहीं, तो आराम से बोल दिया संयोजी उत्तक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यह कैसा उत्तक है, संयोजी उत्तक है। बात समझ में आ गई? जो कनेक्टिंग टिश्यू जिसको हम लोगों ने कहा था, जो एक जगह से दूसरे जगह जब जंतु उत्तक पढ़ा रहे होंगे तो उसमें हम लोगों ने बताया, जैसे पेशी उत्तक भी पढ़ाए, मसल्स के बारे में पढ़ाए थे, उसी में हम लोग पढ़ाए थे संयोजी उत्तक के भी बारे में, उसी के बाद पढ़ाए थे तंत्रिका उत्तक के बारे में, और उसी के बाद उपकला उत्तक, एडिपोज उत्तक, वसा वगैरह के बारे में हम लोगों ने समझाया था। बात समझ आई है ना? तंत्रिका उत्तक में हम लोगों ने क्या बताया था कि ब्लड जो जुड़ा है, बोन भी तो जुड़ा हुआ है, हड्डी भी तो जुड़ी हुई है सब जगह से, वो भी क्या है, संयोजी उत्तक में भी है। तो उसी के अंतर्गत में आप बहुत अच्छा जवाब दिए खुशबू कुमारी की ब्लड क्या है, एक संयोजी उत्तक है। बात समझ आ गई? याद रखिएगा इसका जो पीएच मान होता है, हम आपको पीएच के बारे में बताते किए हैं कि हम लोग मान के चलिए कि अगर जहां पे 7 आएगा, 7 जो हो जाएगा, 7 उदासीन होता है, 7 से कम जो रहता है वो अम्ल होता है, और 7 से अधिक होगा तो वह क्षार हो जाएगा। अगर इस पीएच स्केल पर ब्लड को रखें तब इसका पीएच मान होता है 7.4। अब आप हमको दिमाग अगर है तो बताइए कि यह अम्ल होगा कि क्षार होगा? हो गया? क्योंकि आपसे पूछेगा कि यह क्षार क्यों है, तो आप भैया एकदम बहुत बेहतरीन अंदाज से बोलिए कि इसका पीएच मान भैया 7 से ज्यादा है, और 7 से जो भी ज्यादा होगा वह क्षार कहलाएगा। हिंदी में उसको क्या कहते हैं, बेस, है ना? तो पीएच 7.4 है, इसका मतलब कि यह क्या है, क्षार है। क्लियर हो रहा है? अब ध्यान दीजिए कि मेल में ब्लड होता कितना लीटर है और फीमेल में ब्लड कितना लीटर होता है। तो सर क्या अलग अलग होगा? तो अलग होगा नहीं सर, अलग होगा। मेल में कितना लीटर होता है बताइए, पुरुष में कितना लीटर? लगभग 5.5 लीटर, लगभग 5.5 लीटर के आसपास में, है ना, पुरुषों में ब्लड होता है, मेल में ब्लड होता है। और वहीं अगर हम लोग देखा जाए, वहीं अगर हम लोगों को देखा जाए कि फीमेल में कितना होता है, तो फीमेल में की अगर चर्चा की जाए तो इसमें लगभग आधा लीटर ब्लड कम होता है ना, यानी कि 5 लीटर कम होता है। ऐसा क्यों होता है? तो चूंकि उन लोगों को बाद में खून चूसना होता है हंसती है तो, है ना, ऐसा कोई मैटर नहीं, हंसने के लिए बोले थे, है ना, इसलिए उन लोगों में आधा लीटर खून कम होता है।
5 लीटर खून लगभग उन लोगों में होता है 5.5 लीटर, क्योंकि उन लोगों में हीमोग्लोबिन ही कम होता है और खून को निर्माण करने में हीमोग्लोबिन की कस की भूमिका होती है। इसलिए हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से है ना उन लोगों के शरीर में, स्त्रियों के शरीर में, आप लोगों के शरीर में है ना आधा लीटर ब्लड कम पाया जाता है ना महिलाओं में। तो इसमें कोई मैंने ये बात नहीं है, सीरियस होने वाली बात नहीं है। और ये फीलिंग में नहीं होना चाहिए कि हम लोग जो है से कमजोर ही हैं, वैसे एक्चुअली आप लोग कमजोर है ना लेकिन समझना नहीं है, आप लोगों के पास काफी ज्यादा ताकत है। बात समझा गई ना? अब हम लोग जरा सा ये ब्लड निर्माण कहाँ होता है इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्या हो रही भाई साहब? हाँ, ये बहुत तेज है, रविया तेज है, लेकिन ये होता क्या है कि बढ़िया से पढ़े नहीं करता है। तो निर्माण की अगर चर्चा करें तो ये चीज समझ लीजिए, ब्लड का निर्माण बाबू बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? बोन मैरो। अब यहाँ पे इस चीज को समझ लीजिए, बोन मैरो, इसको हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। क्या बोलेंगे इसको बबुआ? बोन मैरो। आप लोग समझ रहे हैं? बोन मैरो की अगर बात करें, जैसे मान के चलिए कि हमारे शरीर में ये पेट की टाइप की हड्डी होती है, हड्डी के बीच में एक खोखला भाग होता है, जैसे इस पेट के ढक्कन निकालेगा तो खोखला भाग रहेगा और उसमें देखिएगा कि एक स्याही डाला हुआ है। इसी तरह से अगर आप हड्डियों में जाइएगा तो हड्डियां क्या होती है? खोखली, और उसी में मच्छरदानी टाइप का, जालीदार टाइप का है ना एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम क्या है? मज्जा। क्या नाम है उसका? मज्जा। और यह मज्जा कहाँ है? अस्थि में है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। और वही क्या चीज का निर्माण होता है? ब्लड का। कितने लोग क्लियर हो गए इस चीज? समझ में आ गई बात है? ये इसको क्या कहेंगे हम लोग? अस्थि मज्जा। क्लियर हो गया? अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? बोन मैरो। तो वयस्कों में यानी कि हम लोगों में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? बोन के अंदर में, बोन मैरो में होता है। क्लियर हो गया? व्यस्क में। किसमें? व्यस्क में। लेकिन आप यहाँ पर बार बार हमको व्यस्क कहने का मतलब है कि निश्चित तौर पर बच्चा के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं? नहीं, हम भ्रूण की चर्चा कर रहे हैं। बच्चा तो जन्म लेने के बाद हो जाता है, लेकिन भ्रूण किसको कहते हैं? जब तक बच्चा गर्भ के अंदर है। बात समझ में याद है? एम्ब्रॉय जिसको हम लोग बोले थे, जनन चैप्टर में हम पढ़ाए भी होंगे, या 10th क्लास के आगे चैप्टर में भी जनन चैप्टर है। तो जब बच्चा 2 महीने का भी है या 3 महीने का भी है तो उसको भी भ्रूण कहेंगे, और बच्चा अगर 9 महीने का भी है तो उसको क्या कहेंगे? भ्रूण कहेंगे। बच्चा जब तक गर्भ से बाहर नहीं निकलेगा उसको क्या कहेंगे? भ्रूण। तो बच्चों का तो शरीर एकदम कोमल होता है ना, कोमल होता है, तो उसकी हड्डियां क्या होंगी? और जब कोमल होगी, हड्डियां कोमल होगी तो उसका बनेगा, उसमें ब्लड बनेगा? नहीं बनेगा। तो वह बच्चा जो भ्रूण में होता है, जिसको भ्रूण कहते हैं, भ्रूण में होता नहीं, जिसको भ्रूण कहते हैं, जो यूट्रस के अंदर में होता है, और उस बच्चे को कहते हैं, छोटे से शिशु को क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। तो वह जो भ्रूण है उसके अंदर में अगर देखें हम लोग तो ब्लड कहाँ से निर्माण होता है? तो लीवर से। उसका ब्लड का निर्माण किससे होता है? लीवर से। याद रखिएगा, तो ब्लड का निर्माण किससे होगा? लीवर से। किसमें होगा? लीवर में। किसका निर्माण होगा? कैसे बच्चे का निर्माण होगा? तो जो बच्चे को हम लोग भ्रूण कहते हैं, क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं, वैसे बच्चों का क्या होगा? हाँ, उसको क्या बोलेंगे? भ्रूण में उसका निर्माण होगा ब्लड का। और हम लोगों का ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में होता है। कब? कहाँ होता है? बोन मैरो। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, जब ब्लड बनेगा जमा आकर के कहाँ होगा? इसको कहीं ना कहीं स्टोर होने का जगह चाहिए ना। आपके हिसाब से हमने पहले बोला कि झिझक आपको जो लगता है बोलना है, ये ब्लड कहाँ जमा होगा आकर के? बोलिए, आपको जो लगे वो बताइए, कहाँ जमा होता है? सही मत बताइए, सही आता तो सही बोलिए, नहीं आता तो जो आपको लगता है। ब्लड आखिर बनता होगा तो आपके हिसाब से ब्लड कहाँ जमा होता होगा? जल्दी बोलिए ना, वीडियो बन रहा है ना।
हार्ट में हो गया। बहुत अच्छा जवाब, आप बोलिए हार्ट में। लगभग बच्चों का यही जवाब होता है कि हार्ट में है। बाबू रे, आपका जो हार्ट होता है, सब कुछ को लगता है अधिकांशतः जो पढ़े नहीं है या जिनको याद कम है तो वो बताते हैं कि हार्ट में था। आप जरा सा सोचिए कि हमारे शरीर में ब्लड कितना है? 5.5 लीटर के आसपास में, 5.5 लीटर के आसपास है कि नहीं है? और वो हार्ट छोटा सा चीज है, 5.5 लीटर इसमें अटेगा नहीं अटेगा। इसका मतलब कि यहाँ नहीं रहता है। तो बाबू आप देखिए, इस शरीर है ना मेरा, इस जगह यहाँ पे जगह होता है जिसको कहते हैं स्प्लीन, प्लीहा। क्या कहते हैं इसको? स्प्लीन या प्लीहा। तो अगर हम इसका बात करें स्टोर का, यह कहां पे जाकर के ब्लड स्टोर होता है, तो स्टोर जाकर के होता है प्लीहा में। कहां पे? स्प्लीन में। स्प्लीन को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्लीहा। अब याद रहेगा, प्लीहा कहां होता है? बाएं साइड में, ये साइड में, इधर है ना। यहाँ पर आकर के वो बनाया हुआ ब्लड क्या होता है? स्टोर होता है। बात समझ आ गई? ब्लड कहाँ स्टोर होता है? यहाँ पे। कहाँ पे? प्लीहा में। याद रहेगा? इसीलिए प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? ब्लड बैंक भी कहते हैं। और ब्लड में पाए जाने वाले बहुत मतलब कुछ कण ऐसे होते हैं, है ना, जो कि आकर के यही दफन हो जाते हैं। तो इसको इसलिए इसको कब्र भी किसी चीज का कब्र भी कहते हैं। इसको आगे भी पढ़ाएंगे। बात समझ आ गई ना? और हम लोग स्टोर के बारे में समझेंगे कि यह ब्लड हमारा स्टोर कहाँ होता है। तो स्टोर हमारा कहाँ होता है? स्प्लीन में भी, स्प्लीन में होता है। और अगर हम लोग कब्र की बात करेंगे तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेवयार्ड। क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड। यानी कि कब्र है ब्लड में पाए जाने वाले, है ना। जैसे WBC का जो निर्माण होता है, RBC जैसे हम लोग पढ़ेंगे, प्लेटलेट्स पढ़ेंगे, प्लाज्मा पढ़ेंगे, अभी अगला टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी कहाँ आकर के मरेगा उस सारा चीज को हम आपको क्लियरिटी से बताएंगे। अभी आप जानिए कि अस्थि मज्जा से ब्लड जो है से निर्माण होता है और जा करके जमा स्टोर कहाँ होता है? तो स्प्लीन में होता है। याद रहेगा? स्प्लीन को हिंदी में क्या कहेंगे? प्लीहा कहेंगे। क्या कहेंगे? प्लीहा कहेंगे। क्लियर हो गया? हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल। और यह कोलेस्ट्रॉल जो होता है चिपचिपा पदार्थ, जैसे आप बादाम वगैरह खाते हैं ना ज्यादा मात्रा में, या आप पूरी वगैरह खाते हैं ना, तो जहां से भी चिपचिपा पदार्थ निकलता है तो यह ब्लड में जा करके ब्लड में ही तह पर चलते रहे। ब्लड है ना, ब्लड बहुत द्रवित टाइप का है, तो उसके ऊपर में जो है कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कोलेस्ट्रॉल। और ज्यादा जब कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में अगर हो जाए तो वह ब्लड को पहले हार्ट में जाता है शुद्ध होने के लिए। हार्ट का काम है ब्लड को क्या करना? शुद्ध करना। पढ़ाएंगे इसी में जब ब्लड पढ़ाएंगे ना तो हार्ट में पढ़ाएंगे, उसमें हम बताएंगे। अभी तो बेसिक पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? बेसिक। तो उस हार्ट में अगर हम लोग देखेंगे कि अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होगी ना तो कोलेस्ट्रॉल जाकर के हार्ट में चिपक जाता है कि नहीं? हार्ट में क्या लगता है? चिपक जाता है, जिससे हार्ट से निकलने वाले जो धमनियां होती हैं या जो शिराएं होती हैं वह क्या हो जाता है? धीरे धीरे बंद होने लगता है ना। उसके मार्ग जो होने लगते हैं बंद होने लगते हैं। और उसी की वजह से कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने की वजह से, याद रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने की वजह से एक बीमारी होती है हार्ट अटैक, और आदमी जो है से मर जाता है। हार्ट अटैक में क्या होता है? जब ब्लड निकल ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है, तो आदमी का चौक कर जाता है, रुक जाता है, जिसकी वजह से उसको कहते हैं कि हार्ट अटैक हो गया। इसलिए ज्यादा हम लोगों को चिपचिपा पदार्थ, वसायुक्त पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। तो सर कोलेस्ट्रॉल तो एकदम समाप्त नहीं किया जाता, नहीं, ये कोलेस्ट्रॉल रहेगा, लेकिन कितना रहता है? तो याद रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल ब्लड में 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर, 1 डेसीलीटर में करीब 200 ग्राम कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है। क्लियर हो गया? कोलेस्ट्रॉल में बात समझा गया ना। इसलिए कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बादाम वगैरह खाने वाले, ज्यादा
है ना, घी मक्खन खाने वाले या ज्यादा जो है मैंने तले हुए चीजों को तेल वाले पदार्थ का यूज ज्यादा करने वाले व्यक्तियों में जो है ना, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो जाती है और उसी की वजह से क्या हो जाता है, हार्ट की बीमारी हो जाती है। किसकी बीमारी हो जाती है, हार्ट की बीमारी हो जाती है। क्लियर हो गया? यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही है? आप सभी बातों को बहुत फ्रेश से समझ में आ रहा है आप लोगों को? कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हीमोग्लोबिन। किसकी चर्चा कर लेते हैं, हीमोग्लोबिन। आप देखिएगा हीमोग्लोबिन को ऐसे, आपको जब श्वसन पढ़ा रहे थे तो आपको याद है ना कि वायु कोष्ठक फेफड़ा के नीचे हीमोग्लोबिन का काम है उसके अंदर से ऑक्सीजन को खींचना, बाकी सब को क्या कर देना, टाटा बाय बाय हेलो हाय करके उसको बाहर निकाल देना। क्योंकि आ तो जाता है नाइट्रोजन, आ तो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ये कहता है कौन, हीमोग्लोबिन, कि बाकी की जरूरत हम लोगों को नहीं है, हम तो भैया जो है सब ऑक्सीजन लेंगे और बाकी लोग जाइए ऑक्सीजन लेकर के चल दिया, सब जगह फैला दिया, सगरों से कार्बन डाइऑक्साइड टांग करके फिर से वायु कोष्ठक को ढकेल दिया कि बेटा चल जाओ बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर है, ऑक्सीजन अंदर है। यही काम है किसका, हीमोग्लोबिन का। बात समझ आ गई ना? यस सर। हीमोग्लोबिन को हम लोग क्या कहते हैं, एचबी कहते हैं। अब हीमोग्लोबिन मेल में कितना, फीमेल में कितना, बात समझ आ गई ना? तो बाबू मेल में हीमोग्लोबिन होता है 14 ग्राम डेसीलीटर, डेसीलीटर, और उसमें 14 ग्राम क्या होगा, हीमोग्लोबिन होगा। बात समझ आ गई ना? यस सर। हीमोग्लोबिन क्या है इसके बारे में आगे पढ़ाएंगे। हीमोग्लोबिन कार्बन और ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का संवहन करती है, संवहन, आदान प्रदान, आइए जाइए, ऑक्सीजन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, उसी को कहते हैं क्या कि संवहन। माने वाहन, जो भी वाहन का काम करेगा उसको कहेंगे संवहन तक। पढ़ाए है ना? पढ़ा दिए है ना? जाइलम भी क्या है, संवहन उत्तक, फ्लोएम भी क्या है, संवहन उत्तक, और हीमोग्लोबिनो क्या है, संवहन का काम करता है। बात समझ आ गई? संवहन का मतलब क्या है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएगा किसी चीज को, इसीलिए उसको संवहन कहते हैं। हर एक चीज को इतनी बारीकी से पढ़िए कि साइंस आपको खिलौना लगे। क्या लगे, खिलौना। बात समझ आ रही है ना? साइंस कैसा नजर आए, खिलौना न समझ में आ रहा है आप लोगों को? आया ना समझ में? भार पड़ रहा है समझने में? लेकिन भार वाला चीज है, इतना आसान नहीं है जितना आसानी से आपको बता रहे हैं। बात समझ आ गई ना? लेकिन आप अगर इतना अच्छा से समझ रहे हैं तो ये एकदम कलेजा मेरा ऊंचा हो जाता है कि चलिए हम जो पढ़ा रहे हैं, हम जो मेहनत कर रहे हैं, इसका नतीजा है कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। हीमोग्लोबिन मेल में कितना, 14 ग्राम डेसीलीटर, और फीमेल की बात करें तो 13 ग्राम डेसीलीटर। कितना डेसीलीटर, 13। हीमोग्लोबिन महिलाओं में ना हीमोग्लोबिन कम रहता ही है, जब ऑपरेशन कराइए तब तो उसको अलग से खून चढ़ाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाइएगा ना, हम लोग ऑपरेशन करेगा तो खून बहार रहेगा, कम है सर, ना सर खून चढ़ाना नहीं सर, आप तो और ज्यादा खून निकलवाइए, है कि नहीं, बहुत ज्यादा आपका ब्लड में हीमोग्लोबिन है। लेकिन महिला ऐसा, आपको 90% ऐसी महिलाएं हैं कि अगर किसी भी चीज का ऑपरेशन कराने जाइए तो मालूम चलेगा ना कि उसके पहले उसको 2 लीटर ब्लड चढ़ाना पड़ रहा है ना, 200 है ना, 3 यूनिट ब्लड, 4 यूनिट ब्लड, 5 यूनिट ब्लड उसको चढ़ाना पड़ रहा है। कमजोर होइबे करती है, लड़ाकी तो एक नंबर है, लगभग महिलाएं लड़ाकी होती है। कारण क्या है, खून की कमी। तो इसलिए आप जान लीजिए कि अगर आपके घर में पूरा कहते हैं, आई लोग मारापीट नहीं कर सकती है, फटाफटी न करेगी, बड़ी कम करेगी, बहादुर रहेगी, सब फटाफटी करेगी, लेकिन मुंह का बड़ा उपयोग करती है जबरदस्त। भगवान जो मुंह दिए हैं इसका एक नंबर यूज करती है महिलाएं, ताकत तो है नहीं, मारापीट करके ज्यादा फुट लग जाएगा, थोड़ा हल्की हो जाएगा, है कि नहीं, लेकिन इन लोग मुंह का कमाल देखिए, क्योंकि खून कम है तो लड़ाई ज्यादा है ना। इन लोगों में 13 ग्राम डेसीलीटर होगा, और इन लोग जो है कमजोर होते, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम तो आयरन की मात्रा कम, अरे हीमोग्लोबिन कम तो लोहा की मात्रा कम होगा ना जी? यस सर। हीमोग्लोबिन कम तो आयरन कम,
और आयरन कम, तो लोहा जिसके शरीर में लोहा है तो उसका शरीर कड़ा, और जिसके शरीर में लोहा कम है तो उसका शरीर मुलायम होता है ना। यस सर। तो हम लोगों का शरीर कैसा है? कड़ा। हम लोगों का शरीर कैसा है? कड़ा। और महिलाओं का शरीर कैसा है? कोमल है ना। इसलिए वो पूछेगा कि लड़कियां या औरतें कोमल क्यों होती हैं? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। बात समझ आ गई ना? हीमोग्लोबिन कम तो आयरन कम, आयरन कम तो कमजोर बने कोमल, है कि नहीं? और हम लोगों का शरीर बलिहन, अगर एक ही दाग से एक मुक्का जितना वजन से पुरुष को मारा जाए और उतना ही वजन से अगर महिला को ठोक दिया जाए, महिला को तो तुम जतरा बन जाएगा। और पुरुष क्या है? जहाँ घर में चल रहे है कि नहीं? और महिला नहीं में क्या हो जाएगा? सुई दवाई सब कर रखते हैं। लेकिन लड़ने में लड़ाई की वजह क्या है? हीमोग्लोबिन की कमी। बात समझ आ गई ना? कमजोर आदमी खीस उसको ज्यादा होगा, है कि नहीं? इसलिए इन लोगों में स्वाभाविक सी बात है कि ये होगा, और इसके लिए हम लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और काम चला लेना है। बात समझ आ गई? अब देख लीजिए, ब्लड तो भैया एक जगह से दूसरे जगह पर दौड़ते रहती है। देखिए आप याद रखिए, रक्त जो है एक जगह से दूसरे जगह तो दौड़ते रहती है, दौड़ती है कि नहीं दौड़ती है? यस सर। इस बात को बताने वाला पहला व्यक्ति कौन था? विलियम हार्वे। कौन थे? विलियम हार्वे। तो रक्त, आपको आएगा क्वेश्चन, रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया? रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया? तो क्या लिखिएगा? विलियम हार्वे ने किया। किसने किया? विलियम हार्वे ने किया। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया? विलियम हार्वे ने किया। क्लियर हो गए? यस सर। इन्होंने ही बताया कि ब्लड जो है 120 के स्पीड से पूरे शरीर में जाती है। हार्ट से जब वह निकलती है, हार्ट से जब वह निकलती है तो रक्त का स्पीड कितना होता है? 120। और आता है हार्ट में शुद्ध होने के लिए किस स्पीड से? तो 80। तो इसीलिए आपको जानिए कि एक व्यक्ति का हाई ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120, और आने की गति यानी कि लो ब्लड प्रेशर कितना होता है? 80। इसी आधार पर हमारे शरीर में नली बिछाई गई है, जो एकदम एक्सप्रेस चलने वाला जो है 120 के स्पीड से जो चलने वाला है ना, जिसमें 120 के स्पीड से गाड़ी दौड़ेगी उसको कहते हैं धमनी, और जिसमें 80 के स्पीड से गाड़ी आएगी उसको कहते हैं सीरा। उसको क्या कहते हैं? सीरा। बात समझा रही है ना? यस सर। हार्ट पढ़ाएंगे तो धमनी सीरा सब पढ़ा देंगे, है ना। हम लोग एक ही बार में क्या कहते हैं? नस। सबको नसे कहते हैं, तो मोटका नस, एगो पतरका नस। तो मोटके नसवा को धमनी और पतरके नसवा को क्या कहते हैं? सीरा। ये आगे अभी ब्लड पढ़ाएंगे, अभी तो ब्लड का बेसिक चीज पढ़ा रहे हैं, आप सब चीज समझा दे रहे हैं आपको। तो रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया? विलियम हार्वे ने। इन्होंने ही कहा कि जब तक आपके शरीर में ब्लड रहेगा तब तक आपके शरीर का टेम्परेचर कितना रहेगा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। आप अगर मर जाइएगा तो देखिएगा मरे हुए व्यक्तियों का शरीर ठंडा हो जाता है। मरे हुए व्यक्तियों का शरीर कैसा हो जाता है? ठंडा। आप छू करके देखिएगा मरा हुआ व्यक्ति का तो ठंडा हो जाएगा, और अभी आप देखिएगा तो आपका शरीर हीट रहेगा। हीट की वजह ब्लड, हीट की वजह ब्लड, क्योंकि ब्लड दौड़ते रहता है हमारे शरीर में। अगर कोई चीज दौड़ेगा तो ऐसे कर देते, देखिए हथेली गर्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो दौड़ेगा तो गर्म, रुकेगा तो ठंडा। ब्लड रुक गया तो मौत, और मौत हुई तो आपकी शरीर ठंडा। इस बात को किसने बताया? विलियम हार्वे। यानी कि हम कह सकते हैं ना कि ब्लड ताप को नियंत्रित करता है। जी सर। बात कहने में कोई हर्जा है क्या? नहीं सर। बोलिए। नहीं सर। तो अगर हम इस बात को लिख दे, अगर हमसे कोई कहे कि भैया ब्लड का वर्क क्या है,
तो हम कह सकते हैं ना, अगर इसकी कांच की बात किया जाए तो हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं कि ब्लड जो होता है वह ताप नियंत्रण करता है। क्या करता है? ताप का नियंत्रण। जब तक आपके शरीर में ब्लड है तब तक आपका शरीर ताप का 37 डिग्री सेंटीग्रेड बना हुआ रहेगा। शरीर अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री कम हो जाएगा 36 डिग्री, तो शरीर ठंडा पड़ने लगेगा। ज्यादा हो जाएगा तो बुखार हो जाएगा। इसलिए शरीर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। आ गया समझ में? यस सर। कोई दिक्कत नहीं सर। तो ब्लड के इतना ही काम है कि और कोई वर्क है? तो भैया आप हमको बताइए, आपको जब पोषण पढ़ाए थे पहला चैप्टर, याद रहना चाहिए, जब पहला चैप्टर पढ़ाए थे तो उसमें आपको पाचन की क्रिया बताए थे ना? जी सर। मतलब बढ़िया से आहार नाल का फिगर बना बना करके पढ़ाए थे ना? जी सर। तो उस आहार नाल में छोटी आंत में जब जाते हैं तो छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है ना? और छोटी आंत क्या करता है? उसमें से कार्बोहाइड्रेट को, वसा को, प्रोटीन को, सबको शोषित कर लेती है ना? जो शोषित करती है, अवशोषित करती है, तो उसको किसको दे देती है? तो ब्लड के दे देती है। किसको दे देता है? ब्लड को। और जो बच जाता है से बड़ी आंत से होते हुए मलाशय से लैट्रिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। पढ़ाए थे ना? आहार नाल में ये बात पढ़ाए थे ना? जब हम लोगों के शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सारा चीज जब सोख लिया गया तो इस सोख करके किसको मिल गया? ब्लड को। और ब्लड का काम क्या है? ब्लड तो भैया सब हो जा रहा है। अब जिन जिन कोशिकाओं को या जिन जिन अंगों को, जिन जिन ऊतकों को, जिन जिन पदार्थ, जिन जिन चीजों को हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट चाहिए उनको ब्लड पहुंचा दे रहा है कार्बोहाइड्रेट। उनको प्रोटीन चाहिए तो ब्लड पहुंचा दे रहा है प्रोटीन को। अगर मान के चलिए कि जहां पे फैट की आवश्यकता है वहां पर क्या कर रहा है? फैट को पहुंचा दे रहा है कौन? ब्लड। यानी कि पोषक पदार्थों का अगर हम बोलिए कि तो ब्लड, इसका मतलब कि पोषक पदार्थों का परिवहन करता है कि नहीं करता है? जी सर। इस बात को अगर लिख दे तो कोई दिक्कत है? नहीं सर। बात समझ आ रही है? यस सर। इस आधार पर हम कह सकते हैं ना जी कि ब्लड जो है पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। अब अभी ना हीमोग्लोबिन पढ़े कि ऑक्सीजन को लाना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, हीमोग्लोबिन का काम है ना? यस सर। हीमोग्लोबिन कहाँ रहता है? हीमोग्लोबिन का अलग रहता है क्योंकि ब्लड में रहता है। तो ब्लड का यही काम हो कह सकते हैं ना कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से ऑक्सीजन को लाना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, यानी कि संवहन का काम करती है। यस सर। तो ये भी एक तरह से परिवहन है ना? यस सर। है ना? क्या हो गया इसको? परिवहन कहेंगे। ऑक्सीजन का सिलेंडर लाया, अरे जितना अंग को पहुंचा दिया, आंख का, नाक, जीभ, मुंह, त्वचा, हाथ पैर जितना भी है सब चीज को पहुंचा दिया, इतनी कितनी फिटनी सबको, और वहां से बोल दिया कि भैया जितना कार्बन डाइऑक्साइड है सब टंकी में भरिए, लाद दिया, लाद करके चल दिया फेफड़ा के